ठीक है, तो इसमें पहले रिवीजन और देखेंगे, कल जो जो पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1858 पढ़ा था, और उसमें उसके प्रोविजंस जो थे। ठीक है, तो 1858 में क्या क्या प्रोविजन था? 1858 में क्या क्या प्रोविजन था? एक था कि जो मतलब गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल अब वॉइसरॉय भी हो गया। ठीक है, वो वॉइसरॉय भी हो गया। वॉइसरॉय बताया था क्या होता है? वॉइसरॉय जो होता है वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल भी है और वायसरॉय भी है, दोनों एक ही बंदा है। गवर्नर जनरल वो तब है जब वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। वायसरॉय कब है? जब वो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों एक ही पद नहीं था। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल कम वायसरॉय हुआ। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। हम्म, लॉर्ड कैनिंग पहला हुआ जो वायसरॉय भी था और गवर्नर जनरल था। ठीक है, और फिर इसमें 58 में और क्या हुआ था? एक और चीज़ हुई थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था? एक और चीज़ हुई थी, जो एक नया ऑफिस बना था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। हाँ ठीक है, ये बना था नया ऑफिस। ये लंदन में ही बना था, और ये कैबिनेट का भी हिस्सा था। ठीक है, उसके मंत्रालय का हिस्सा था। ठीक है। फिर एक और बना था, मतलब इनकी इनको एक काउंसिल मिली थी जिसको कहते थे मतलब, अच्छा इनको 15 मेंबर की काउंसिल दी गई थी, 15 मेंबर की काउंसिल थी। ठीक है, 15 मेंबर की काउंसिल थी, काउंसिल थी। हाँ, जिसके ये हिस्सा थे, ये हिस्सा थे, उसमें चेयरमैन थे ये। ठीक है, चेयरमैन थे, चेयरमैन। हाँ, मतलब टोटल 15 लोग थे, और 15 में ये भी इंक्लूडेड थे। सेक्रेटरी का वहाँ मतलब होता है मिनिस्टर। ठीक है, तो उस 15 लोग में ये भी थे, और ये चेयरमैन थे उसके। ये इनको असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इनको असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी ये संस्था, जो 15 मेंबर की काउंसिल थी। इसके अलावा एक और संस्था बनाई गई थी, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ठीक है, सेक्रेटरी, 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 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट इन काउंसिल। हाँ, अब इसमें क्या था? इसमें क्या था? इस मतलब जैसे किसी का कोई डिस्प्यूट हो इस इनसे लेके, या गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेके, तो इसको स्यू कर सकती थी, इसके खिलाफ केस कर सकती थी। ठीक है, इसके खिलाफ केस कर सकती थी। इसलिए अलग संस्था बनाई गई थी, क्योंकि ये बंदा जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ये तो वहाँ के पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है ना। ठीक है, तो यहाँ के लोग, इंडिया के लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए अलग संस्था ये बनाई गई थी लोगों के लिए, कि वो इसको स्यू कर सकती है। ठीक है, ठीक है, तो जो पहले, पहले जो फर्स्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाँ, फॉर इंडिया, कौन हुआ था? कौन हुआ था? स्टैन, कौन था? लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, लॉर्ड स्टैनली। ओके, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। हाँ, ये था 1858 में था ये। ठीक है, उसके बाद 1861 में, 1861 में हमने क्या क्या देखा? 1861 काउंसिल, काउंसिल ऑफ 1861 है, काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ, एक्ट, ये 1861। इसमें क्या क्या देखा था हमने? एक देखा था कि कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे, नॉमिनेट इंडियंस को नॉमिनेट। ठीक है, इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हो। हाँ, ठीक है, तो उसमें से मतलब उन्होंने क्या किया था, 3 लोगों को नॉमिनेट किया था लॉर्ड कैनिंग ने। 3 लोगों को नॉमिनेट किया था, किसको किसको? राजा ऑफ बनारस। ठीक है, राजा ऑफ बनारस, हाँ, बनारस का राजा था। और किसको किया था भाई? और एक और था, महाराजा ऑफ पटियाला। हम्म, अरे यार। और किसको किया था? और तीसरा कौन था? सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ठीक है, हाँ, ये
3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि इसमें प्रावधान था कि कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हो, नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। ये नॉन ऑफिशियल रहेंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल, कि वो ऑफिशियल मेजोरिटी उन लोगों ने बरकरार रखी थी, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर उसकी काउंसिल में, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, ठीक है, ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में, ठीक है, इन लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। और क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम आया, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम ही जो अभी का मंत्रालय सिस्टम है, ठीक है, उसकी नींव इसने रखी। कई बार पूछ रहे थे कि मंत्रालय सिस्टम, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम वही था, पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में आया, ठीक है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल बने कहाँ कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहाँ कहाँ बने, नए बने थे, कहाँ कहाँ, बंगाल में बना, ठीक है, बंगाल में, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, और पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। अलग अलग टाइम पे बना था, एक साथ में नहीं बना था, ठीक है। ये बना था 1862 में, ये बना था 1886 में, और ये बना था 1897 में। हाँ, अलग अलग टाइम पे बने थे ये, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम बताया। उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया, उसके बाद वायसरॉय कहते हैं ऑर्डिनेंस। हाँ, इसमें ऑर्डिनेंस की पावर भी दी गई थी वायसरॉय को। वायसरॉय जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। ऑर्डिनेंस पता है, ऑर्डिनेंस मतलब वो खुद ही लॉ बना सकता है, वायसरॉय जो था, ऑर्डिनेंस की पावर उसको मिली, ठीक है। इमरजेंसी के केस में वायसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, ठीक। और वो चाहे मतलब 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होगी, ठीक है। इसके बाद कौन सा आया, नहीं, इसके बाद 1892, 1892, 1892 है, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ था भाई, इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, नॉन ऑफिशियल, वो उनकी उनकी संख्या बढ़ा दी गई। हम्म, ठीक है। कहाँ पे, दोनों में बढ़ाई गई थी, ठीक है, दोनों में, सेंट्रल में और प्रोविंसेस में भी, सेंट्रल में भी और प्रोविंसेस में भी, ठीक है। और एक और पावर दी गई, जो काउंसिल था वो बजट को डिस्कस कर सकता था, बजट डिस्कशन वाली पावर, ठीक है, बजट डिस्कशन, हाँ, ये पावर दी थी, ठीक है, ये देखा हमने। फिर जो सेंटर था, मतलब जो सेंट्रल असेंबली थी, वहाँ मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें वॉइसरॉय जो है वो वॉइसरॉय नॉमिनेट करता, ठीक है। सेंट्रल वाले में वॉइसरॉय नॉमिनेट करता, वॉइसरॉय, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से करेंगे, बेसिकली ये था, जो बंगाल का चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर था वहाँ से, ठीक है, दो जगह से, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से, हाँ, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और कहाँ से, बंगाल का, जो बंगाल का चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये 1892 में था, ठीक है। और इसमें क्या था, मतलब इलेक्शन नहीं मेंशन था, ठीक है। हाँ, ये सेंट्रल में था, और प्रोविंस में क्या था भाई, प्रोविंस में भी तो नॉमिनेट करना था, प्रोविंस में कैसे था, गवर्नर थे, वो रिकमेंडेड, गवर्नर जो हैं वो रिकमेंड करते, गवर्नर, ठीक है, वो गवर्नर, ठीक है, गवर्नर रिकमेंड करते, कहाँ कहाँ से करेंगे भाई, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपैलिटीज, और यूनिवर्सिटीज, और ट्रेड एसोसिएशंस, ठीक है, हाँ, ट्रेड एसोसिएशन,
बाकी जमींदार और चैम्बर्स, ठीक है, जमींदार और चैम्बर जो थे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और इसमें इलेक्शन वर्ड मेंशन नहीं था, पर इनडायरेक्ट इलेक्शन था इसमें, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इलेक्शन वर्ड नहीं मेंशन था इस वाले में, ठीक है। तो जो नॉन ऑफिशियल सीट्स थे उनके लिए इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन वो क्या कहते हैं, इलेक्शन मेंशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 1909 वाला, 1909, ठीक है, 1909, मॉन्टे मिर्लो, नहीं क्या था, मॉर्ले मिंटो, सॉरी। हम्म। मॉर्ले कौन था? मॉर्ले, मॉर्ले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और म, मिंटो कौन था? मिंटो वायसराय था, ठीक है, मिंटो वायसराय था, ठीक है, ऐसे समझ लो, शॉर्ट में लिखना है भाई, टाइम लग जाता है लिखने में। हाँ, फिर इसमें जो था, दोनों की साइज इंक्रीज की गई, जो सेंट्रल असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ठीक है, और प्रोविंशियल, ठीक है, दोनों की साइज इंक्रीज की गई, ठीक है, इनकी साइज इंक्रीज की गई, साइज इंक्रीज की गई, ठीक है। सेंट्रल में इसको बढ़ा के 60 किया गया, ठीक है। प्रोविंस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इंक्रीज की गई थी, ठीक है, मतलब सब जगह अलग अलग बढ़ाया गया, जितने भी अलग अलग प्रोविंस थे, सबकी साइज अलग अलग थी, लेकिन बढ़ाया गया सब में, ठीक है, बढ़ाया गया सब में, ठीक है, कोई फिक्स नहीं था कि कितनी सीट होंगी, लेकिन बढ़ाया गया सब में। सेंट्रल में बढ़ाया गया, 60 की गई, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें भी शायद जो नॉन ऑफिशियल थी, नहीं, ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन की गई थी, ठीक है, ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन की गई थी। ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन की गई थी, ठीक है, मतलब ऑफिशियल मेजोरिटी वो अपने पास ही रखे थे। लेकिन जो प्रोविंशियल था उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बढ़ा दी गई, ठीक है, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल जो है वो यहाँ पे मेजोरिटी में आ गए, ठीक है। हाँ, देख लो, सेंट्रल में ऑफिशियल वाले मेजोरिटी में थे, और प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल वाले मेजोरिटी में थे, ठीक है भाई। और क्या कहते हैं इसमें, इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के डेलिबरेटिव फंक्शन थे उनको बढ़ाया गया, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, खैर। हाँ, वो मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते थे। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट हमने देखा ना, ठीक है, सेपरेट इलेक्ट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए आया? मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए इन्होंने दिया था। हाँ, और क्या हुआ था, जो मतलब जो इंडियंस थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिली, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जी वो वायसरॉय के पास होती है ना, वायसरॉय के पास। और इसमें सबसे पहले इंडियन जो थे इंक्लूड किए गए, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा, ठीक है। ये लॉ एज ए लॉ मेंबर इसमें आए थे, लॉ मेंबर, ठीक है। पहले इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए उनका नाम था एसपी सिन्हा, और वो लॉ मेंबर, एज ए लॉ मेंबर गए थे, ठीक है। ये 1909 वाला था। इसके बाद हम देखते हैं 1919, 1919 में क्या है भाई? हाँ, 1919 में क्या क्या था? 1919 में पहला जो मतलब जितने आइटम्स थे जिसपे कानून बनते थे उनको डिवाइड किया गया दो लिस्ट में, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, दो ही लिस्ट थी इसमें, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, या आइटम सब्जेक्ट जो कह लो, लिस्ट आइटम सब्जेक्ट जो कह लो, हाँ, जिस पे कानून बनना था, ठीक है। डायरकी लाई गई कहाँ पे? प्रोविंशियल में, यहाँ पे डायरकी लाई गई, डायरकी, हाँ। डायरकी का मतलब क्या था? डायरकी का मतलब क्या था कि दो तरह की लिस्ट होगी, एक एक होगी रिजर्व्ड, रिजर्व्ड, ठीक है, और एक होगी ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड,
ये वाली किसके पास होगी रिजर्व? ये गवर्नर के पास होगी, ठीक है, गवर्नर जिस पे कानून बनाएगा। ये किसके पास होगी? जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, हाँ, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, इस पे वो कानून बना, इस पे गवर्नर बना सकता है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे लाई गई। और मिनिस्टर्स जो थे वो लेजिस्लेटिव मतलब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, ठीक है। और 1919 में क्या था, जो बाई कैमरलिज्म था, ठीक है, सेंट्रल में, सेंट्रल में सेंट्रल में बाई कैमरलिज्म आया था, ठीक है, मतलब दो हाउस, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, हाँ, दो हाउस आए, ये सेंटर में आया था केवल, ठीक है, सेंटर में आया था केवल। बाद में अभी देखेंगे कि ये प्रोविंशियल में भी आया था अगले वाले एक्ट में, लेकिन इसमें सिर्फ सेंटर में आया था, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ था, इसके अलावा जो फ्रेंचाइजी थी, फ्रेंचाइजी बहुत कम ही लोगों को मिली थी, एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी कि सब 18 साल के हो गए सब वोट दे सकते हैं। जो वोट पाने की फ्रेंचाइजी थी वो बहुत कम लोगों को मिली थी। किस पे बेस्ड था भाई? फ्रेंचाइजी जो थी वो किस पे बेस्ड था? वो था प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी कितनी है उनके, किसी के पास कितना टैक्स दे रहे हैं, और कितना एजुकेटेड है, ठीक है, उस बेसिस पर इनको फ्रेंचाइजी मिली थी, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है। इन तीन बेसिस से मिला था, ठीक है। एक नया ऑफिस बना था, ऑफिस ऑफ ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ठीक है, फॉर इंडिया। ये कहाँ बना था? लंदन में, लंदन में, ठीक है। तो इसका काम क्या था? ये ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाले को असिस्ट कर रहा था, या उसकी पावर ले लिया था कुछ, समझ लो, ठीक है, हाँ। तो जो बना था, यहाँ से कुछ पावर इनको ट्रांसफर की गई, ठीक है, सारी पावर पहले इसके हाथ में थी, यहाँ से कुछ पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को ट्रांसफर की गई, ठीक है। नहीं, मतलब सेक्रेटरी ऑफ पावर फॉर इंडिया की जो पावर थी उल्टा बोल दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाले की जो पावर थी वो इस हाई कमिश्नर में ट्रांसफर की गई। क्यों हाई कमिश्नर का मतलब, अभी 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 के टाइम में देखोगे तो वो होता है ना एम्बेसडर, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ में एम्बेसडर होता है उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसके पास सारी पावर थी, अब उससे कुछ पावर लेके इनको दे दी गई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रावधान था पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का, ठीक है, इसी में ही प्रावधान था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का था, पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ क्यों लिख रहे हैं यार, हम्म, ठीक है, यहाँ पे ही लिखते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रावधान था, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, कमीशन, हाँ। ये तो जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस इसी के उस पे आया था, सेंट्रल पीएस जो आई वो 1926 में आई, ठीक है, 1926 इसमें जो डेट है 1926, ठीक है। और जो प्रोविंशियल बजट था वो सेंटर के बजट से यहाँ पे अलग कर दिया गया था, ठीक है, प्रोविंशियल बजट, बजट बजट जो था अलग कर दिया गया, किसका किसका? सेंटर का और प्रोविंस का, हम्म, यहीं से किया गया था, प्रोविंस का, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ था, एक और चीज़ थी ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भूल गए थे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अभी तक मुस्लिम्स के लिए था सिर्फ, ठीक है, और इसमें किस किस के लिए बढ़ा दिया गया? सिख्स के लिए, सिख जो थे, इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन, और किसके लिए? और जो एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, एंग्लो इंडियंस, हाँ, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए, इन लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, ठीक है। और इसमें एक और प्रावधान था कि 10 साल बाद, 10 साल बाद एक कमिटी आएगी,
रिव्यू करने के लिए, ठीक है। ठीक है, 10 साल बाद एक कमेटी बैठेगी इसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है। स्टैट्यूटरी कमीशन बैठेगा इस, यही कमीशन है, ठीक है। लेकिन ये 10 साल की बजाय इन लोगों ने 7वां साल बाद ही कर दिया था। और वही जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन आया था, जो साइमन कमीशन, ठीक है, वही आया था, इसी काम के लिए आया था, ठीक है, रिव्यू करने के लिए कि कैसे फंक्शनिंग चल रही है उसकी, ठीक है। उसी के बाद उसके रिपोर्ट पर ही आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। फिर आया आपका क्या कहते हैं 1935 वाला ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम्म, इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। बीच में बहुत कुछ था, जैसे कमल अवार्ड मिला था मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस को था ही, उनको इंक्रीज किया गया था डिप्रेस क्लास के लिए। और फिर पूना पैक्ट हमने देखा, वो सब भी इसमें ही बीच में उसको स्किप करते हैं, सीधे उस पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था 1935 वाले में जो मतलब जो पावर को, या पावर या लिस्ट जो भी कह लीजिए, पावर या सब्जेक्ट, ठीक, जिसपे बनाना है, वो तीन उसमें डिवाइड हुआ, ठीक है, तीन। एक था फेडरलिस्ट, फेडरल, एक है प्रोविंशियल, हाँ, प्रोविंशियल, और एक है कॉन्करेंट, ठीक है, कॉन्करेंट। तो फेडरलिस्ट में कितने आइटम थे, 59, ठीक है, 59। प्रोविंशियल में कितने थे, 54। और कॉन्करेंट में कितने थे, 36, ठीक है। और जो मतलब रेसिड्यूरी पावर थी, रेसिड्यूरी पावर, ठीक है, रेसिड्यूरी पावर किसको दी, वायसरॉय को, ठीक है, वायसरॉय को दी गई, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अलावा क्या प्रावधान था, की जो मिलती की डायरेक्टली हटा दी, डायरेक्टली प्रोविंसेस वाली हटा दी गई, हटा दी गई, लेकिन सेंट्रल में रिटेन की गई, ठीक है, सेंट्रल में रिटेन की गई, ठीक है। बताया था डायरेक्टली में क्या क्या था, ट्रांसफर सब्जेक्ट, ट्रांसफर, और क्या था रिजर्व ना, रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है, ये था। और मतलब बाई कैमरलिज्म इसमें स्टेट में मिल गया, ठीक है, प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म, ठीक है। कहाँ कहाँ, बंगाल, को देखो, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, ये तो थे ही, ये तो प्रोविंस थे भाई इनके बड़े बड़े, ठीक है, बॉम्बे। इनके अलावा कौन सा था, बिहार, बगल में ही था बिहार, असम, हम्म, और यूनाइटेड प्रोविंस। इन तीन में, और मतलब ये तीन तो मेन थे भाई, ये तो उनके मेन प्रोविंसेस थे। उनके अलावा बिहार, असम, यूपी में भी लाया गया था, ठीक है। तो इनमें 6 में था बाइकर्मिज्म, 6 में। उसके बाद क्या है, उसके बाद था पुराने काउंसिल एक्ट थे, वो सब हटाए गए, इसमें ही इसी एक्ट के थ्रू पुराने काउंसिल एक्ट हटाए गए 1935 से। जो फ्रेंचाइजी थी, ठीक है, वोट करने की क्षमता या वोट करने का पावर, ठीक है, वो कितने, सिर्फ 10% को मिला, ठीक है, 10% इंडियंस को मिला, ठीक है। और इसमें और एक चीज रखी गई, जैसे पहले देखा था हमने, वो आया था ना, क्या कहते हैं उसे, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें भी जैसे फेडरल था, फेडरल सी, प्रोविंशियल में भी आया था, ठीक है, प्रोविंशियल के लिए भी आया था, प्रोविंशियल के लिए भी आया था, ठीक है, हाँ, प्रोविंशियल के लिए भी आया था, ठीक है। फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, फेडरल कोर्ट, ये भी स्टैब्लिश किया गया। आरबीआई आया, हाँ, आरबीआई भी स्टैब्लिश किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, पहले वालों को था ही, एडिशन कौन हुआ, डिप्रेस्ड क्लासेस,
ठीक है, डिप्रेस क्लासेस, और वुमेन, लेबर या वर्कर, ऐसे था, ठीक है, लेबर, ठीक है, इन लोगों को ऐड किया गया, मतलब इन लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आए थे, ठीक है। उसके बाद मतलब 1946 वाला प्लान, ठीक है, 1946 कह रहे हैं, कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ठीक है, 1947। इसमें क्या क्या था, मतलब इन्होंने कहा था कि जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, ठीक है, उनके हिसाब से, उनके डेट में लिखा है, ठीक है। तो और इसमें इंडिया जो था उस समय, ब्रिटिश इंडिया जो था, उसको पार्टीशन करके दो चीज़ बनी, दो डोमिनियन बने, ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ इंडिया, हाँ, इंडिया, और यहाँ डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान, ये बने थे, ठीक है। और इनका दोनों की वो था कि अधिकार, ये चाहे कॉमन में रहें, कॉमनवेल्थ में रहें, हाँ, या भाग जाएं, छोड़ दें, ठीक है, कॉमनवेल्थ में चाहे 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 रहें, चाहे छोड़ दें, के ऊपर, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी चाहती वही, ठीक है। ऑफिसर एबोलिश कर दिया गया, ठीक है, वायसरॉय वाला ऑफिस खत्म कर दिया गया, ये खत्म कर दिया गया, पर गवर्नर जनरल था, ठीक है, क्यों था, क्योंकि गवर्नर जनरल वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अभी पूरी तरह इनके हाथ में नहीं आया था, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, वो अभी था, पहला कौन था भाई, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, ठीक है, ठीक है। और इसको इसको रखा किसने, ब्रिटिश नहीं रखा था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है। और पहला इंडियन जो था, इंडियन कौन बना पहला भाई, सी राजगोपालाचारी, हाँ, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, वो बहुत पावरफुल थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो बहुत पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल थी कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसके ऊपर था कि जो भी पुराने कानून बने हैं, ठीक है, 1935 तक, उनको चाहे तो रिटेन करे, चाहे हटा दे, ठीक है, दोनों इसके ऊपर था, ठीक है। और इसके ऊपर था कि जैसे भी पॉलिटी डिसाइड करेगी वही माना जाएगा, वही फाइनल होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, ठीक है, वही कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इसको क्या, कि जो प्रेजेंट में कोई लॉ बनाना है वही बनाएगी, लॉज और एक्ट यही बनाएगी, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हो जाता तब तक यही लॉज और एक्ट बनाएगी कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और इनके जो अधिकार थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इंडिया के लिए थी, एक इंडिया के लिए थी, मतलब डोमिनियन ऑफ इंडिया, और एक पाकिस्तान के लिए थी, ठीक है, पाकिस्तान के लिए थी। तो इनका जो अधिकार क्षेत्र था, इंडिया वाले का इंडिया का अधिकार क्षेत्र था, और पाकिस्तान वाले का पाकिस्तान के लिए अधिकार क्षेत्र था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों, ठीक है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट तो थे ना, प्रेजेंट वाला पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो दोनों में इसका अधिकार था कि वो वहाँ पे उनको एडमिनिस्ट्रेट करेगी जब तक कि इनको सिचुएशन नहीं बन जाता, ठीक है। फिर जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फॉर स्टेट था वो भी अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और उसकी सारी जो चीज़ें थी वो, मतलब कॉमनवेल्थ वाला जो इनका सेक्रेटरी था उसको ट्रांसफर कर दिया गया, खैर ये तो बेकार की चीज़ है, ठीक है। फिर जो ब्रिटिश पारामेंट पैरामाउंटेसी थी प्रिंसेस के ऊपर, वो भी खत्म हो गई। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको, प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट इंडिया में नहीं आया, पाकिस्तान में नहीं गई, उनको ऑप्शन था, उनको ऑप्शन था क्या, ठीक है, उनको तीन ऑप्शन दिए गए थे, इंडिया, पाकिस्तान, या इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, वो कुछ भी चूज कर सकते थे जो प्रिंसली स्टेट थे। तो कई इंडिया ज्वाइन किए, कई पाकिस्तान ज्वाइन किए, और कुछ
इंडिपेंडेंट रहने का बोले थे, पर बाद में बोले कि नहीं हम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उनको मारा पीटा गया भाई, ठीक है। गोवा वाले जैसे थे, गोवा तो दूसरी ही टेरिटरी थी, वो प्रिंसली स्टेट नहीं था, ठीक है। गोवा और पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक है, ये फ्रांस के कब्जे में था, ठीक है, ये फ्रांस के कब्जे में था, ये पोर्चुगीज के कब्जे में था, ठीक है। ठीक है, तो फ्रांस वाले बड़े कॉशियस थे, वो पहले ही छोड़ के चले गए कि ठीक है आज़ाद हो गए, तुम रख लो, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और अच्छा रिलेशन मेंटेन किए। फ्रांस समझदार थे, पोर्तुगीज वाले आकड़ दिखा रहे थे, कहते जाएंगे, ठीक है, ये पकड़े रहे गोवा को, दमन दीव उन सबको पकड़े रहे, फिर मारा पीटा गया, फिर ठीक है, ठीक है, और तो कुछ नहीं था। हाँ, और तो बस ये मतलब उसके अलग प्रावधान थे, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक हो गया, तो उसके बाद हमने देखा था कि जो मतलब पहली कैबिनेट बनी, ठीक, कैबिनेट, इंटरिम कैबिनेट या इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें नेहरू जी क्या बने थे, नेहरू जी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे, एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और कॉमनवेल्थ रिलेशंस के, ठीक है, कॉमनवेल्थ के थे, ठीक है, तीन चीजें बने थे। पटेल जी क्या बने, पटेल जी बने होम, होम के, ठीक है, इन्फॉर्म और ब्रॉडकास्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, और शिवराम जी, ये लेबर, ठीक है, लेबर के थे। हम्म, जोगिंदर नाथ मंडल, है, जोगिंदर मंडल, जोगिंदर नाथ, ये क्या थे, लॉ में थे। जोगिंदर नाथ मंडल बेसिकली इन्होंने पार्टिसिपेशन पार्टी को सपोर्ट किया है, ठीक है, ये मुस्लिम लीग के साथ थे जोगिंदर नाथ मंडल। क्या कहते हैं, सरदार सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह क्या बने थे, ये डिफेंस के थे। और लिया क्या था, हमने देखा था ये फाइनेंस वाले थे, ठीक है, फाइनेंस लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, तो इसमें से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, भारत भी मिल गई और पाकिस्तान बन गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया 1947 साल, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो पास हो गया 1947 साल, तो पाकिस्तान आज़ाद मिल गया। तो एक थे यहाँ से में जो इनके आने वाले थे, एक जगन्नाथ मिशल और वो फाइनेंस मिनिस्टर लिया कर लिए, वो लोग छोड़ के चले गए। तब फिर से फ्री इंडिया की कैबिनेट, तो पुरानी कैबिनेट, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट थी, अब ये फ्री इंडिया की कैबिनेट बनी, ठीक है, फ्री इंडिया की, और ये बिना इलेक्शन के था, ये ये बिना इलेक्शन की बनी थी, ठीक है, क्या कैबिनेट बिना इलेक्शन की। हाँ, अब इसमें क्या क्या था, इसमें लगभग लगभग वो थे जो जो इस वाले में थे इंडियन गवर्नमेंट में, वही इसमें भी थे, कुछ एक चेंज था, जैसे मान लो कि उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे उनको सारी पोस्ट वही मिली थी, जेएलएन को वही चीजें मिली थी, वो पीएम थे, पीएम वहाँ वाइस प्रेसिडेंट थे, यहाँ पीएम थे। और बाकी कॉमनवेल्थ के भी साइंटिफिक रिसर्च एक और जुड़ा था, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, इसका क्या मतलब था, ठीक है, इसके भी मिनिस्टर वही थे, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। और भाई पटेल को, पटेल जी को क्या मिला था, पटेल जी को क्या मिला था, पटेल जी को क्या मिला था, होम और आईएनबी, ठीक है, होम और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी को क्या मिला था, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या मिला था, फूड एंड एग्रीकल्चर, जो पिछले वाले मिला था, ठीक है, एग्री, ठीक है। और बाकी जगजीवन राम जी को, जगजीवन राम जी को हमने देखा, जगजीवन राम की, इनको इनको पिछली बार भी जो मिला था वो इस बार मिला था, लेबर, ठीक है, लेबर। एडिशन क्या था, अम्बेडकर जी, ठीक है, बी आर अम्बेडकर को क्या मिला था, लॉ, इसमें पिछले वाले में कुछ नहीं था इनको, ठीक है, इनको इसमें कुछ नहीं था, इसमें मिला law, ठीक है। और बलदेव सिंह इसमें भी डिफेंस थे, बलदेव सिंह, हैं, बलदेव सिंह,
इसमें भी डिफेंस ही थे, डिफेंस पाए थे। ठीक है, ठीक है, बाकी तो बेकार ही है। इसमें फाइनेंस शिफ्ट हुआ था, कौन था, शामुगुम चेट्टी करके थे, डॉक्टर डॉक्टर शामुगुम चेट्टी करके थे, चेट्टी, साउथ के रहेंगे। हाँ, इनको फाइनेंस मिला था, ठीक है, इनको फाइनेंस मिला था इसमें। यहाँ पे लियाकत को मिला था, यहाँ डॉक्टर चट्टी को मिला था। ठीक है, तो ये था हमारा मतलब उसके बाद। ठीक है, अब हमें कमिटीज वगैरह देखना है, उसको हम बुक देखेंगे, कमिटीज वगैरह। ठीक है, उसको, और आते हैं भाई अपने पे। कहाँ गया यार। हम्म, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब देख लिया था मैं। ठीक है, ये तो रिवीजन का चल कर था। अब जो काउंसिल्स वगैरह वो बनी थी ना, कमिटीज, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब कमिटीज बनी थी कई सारी, उसको देखेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट देख लिया हमने। ठीक है, पोर्टफोलियो, ये तो इंटरिम गवर्नमेंट का था 1946, ये देखा हमने। ठीक है, ये देख लिया, अभी देखा, इसमें इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। ठीक है, ये इंटरिम गवर्नमेंट क्योंकि 1946 में नहीं थी, आज़ादी नहीं मिली थी हमें तब। ठीक है, उसके बाद जब आज़ादी मिली तो कुछ चीज़ें थी, जैसे जो ये चले गए थे बांग्लादेश, और ये क्या नाम था उसका, लियाकत अली खान, ये भी चला गया था। ठीक है, ये मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे। एक, तो इसके आगे हमें देखा, और ये नए वाले ये क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर थे आज़ादी के बाद जो कैबिनेट बनी, और इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसको किसने रिप्लेस किया, क्या आगे, फाइनेंस, शान मुगम चेट। ठीक है, ये रिप्लेस हुए। और हमको पिछली बार भी लॉ लेबर मिला था, और लॉ नए एडिशन कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर लॉ। ठीक है, और इसमें इनको क्या मिला था, लॉ के, हाँ, इनको अम्बेडकर जी ने। ठीक है, ठीक है। अब जो मतलब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे कैसे बताया था, एम एन रॉय जो थे, उन्होंने वो पहले ही उन्होंने 1934 में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए। ठीक है, एम एन रॉय ने बोला था। और 1935 में जो कांग्रेस उसने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रीडम मस्ट बी विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी चाहिए जो अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि एक पर्टिकुलर उम्र मान कहते हैं कि 18 के, 18 के सारे लोग वोट कर सकें बिना किसी लागला बैठ के। मतलब ये ना देखा जाए कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना टैक्स दे रहा है, या वो कैसा है। बस वो अगर 18 साल का है तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, तो वो एडल्ट फ्रेंचाइजी है। ठीक है, जब वो एडल्ट है तो वोट दे सकता है बस। अपने 18 साल की उम्र जो है वो, एडल्ट की उम्र 18 साल मानी जाती है, ऑल्दो शादी की उम्र अलग है, लेकिन एडल्ट जाते हैं। ठीक है, आपका लाइसेंस बन जाएगा 18 साल पे, वोटर आईडी भी बनेगा। ठीक है, और जो अगस्त था, अगस्त ऑफर आया था 1940 में। ठीक है, 1940 में अगस्त ऑफर आया था, तो उसमें ब्रिटिश ने मान ली थी अगस्त ऑफर। और 1942 उन्नीस स्टेफोर्ड क्रिप्स यानी एक मिशन आया था, तो उन्होंने भी प्रपोजल रखा था, उसमें भी था एक तरह से। ठीक है, लेकिन इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और क्योंकि उनको, मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था, एक ऑटोनोमस स्टेट चाहिए था अपने लिए, मतलब मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, और दो असेंबली चाहिए थी अलग अलग दोनों के लिए, मतलब एक इंडिया के लिए बनेगा, एक उनके लिए बनेगा, उनका कहना था, हमेशा से उनकी यही डिमांड थी। बताया था कि जितने भी मिशन आए थे क्रिप्स और कैबिनेट और जो भी वेवल प्लान, किसी में भी इसका जिक्र नहीं था कि इंडिया को पार्टीशन किया जाए। सिर्फ ये माउंट बेटन प्लान जब आया, माउंटबेटन प्लान उसी में ही सिर्फ पार्टीशन का था, बाकी किसी में नहीं था। ठीक है, माउंटबेटन प्लान पता नहीं उसने क्या, उसको समझ में आया कि उसने लास्ट में पार्टीशन ही करा के माना वो। ठीक है, ठीक है, फिर देखो कैबिनेट मिशन आया, इसने भी वो
टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो कॉन्सेप्ट था वो उसने रिजेक्ट किया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन रिजेक्ट किया था लास्ट में जो आया था। और उसने स्कीम जो बनाई थी उसमें मतलब मुस्लिम लीग एग्री हो गई थी, पहले मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो शुरू में बना था। लेकिन जब माउंट बेटन प्लान आया तो उसमें दो मतलब पार्टीशन हो गया, एक पाकिस्तान बना एक इंडिया, ठीक है, डोमिनियन जो बने वो लोग छोड़ के चले गए, वो चले गए, ठीक है, मतलब मन मार मान लिए थे मुस्लिम लीग है, लेकिन कहते हैं पार्टीशन कर दिया, तब वो भी बेचारे वो चले, ठीक है, बेचारे के तो कहीं से गलती से निकल गया, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन बताया है कि क्या क्या था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो नवंबर 1946, 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान बना था ना उसी के तहत मिली। आज़ादी तो बाद में मिली है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले ही बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू थी। आज़ादी तो बाद में मिली ना, 1947 में, 1947 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि कितने कितने थे और कहाँ कहाँ से थे वही सब। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, ठीक है, उसमें टाइम जो थी थी उस 389 में से 298 सीट जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को थी, और जो 93 दूसरी स्टेट्स को। देखो समझो कि इंडिया एक ही कंट्री है, ठीक है, इंडिया तब भी कहा था टेरिटोरियल, सारे प्रिंसली स्टेट अलग अलग छोटे छोटे, तो उनको भी सीट मिली थी इसमें, ठीक है, 93 सीट्स उनको मिली, ठीक है। और बाकी जो इंडिया था, जो बाकी इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया जिसको कहते हैं, उसमें उसको 296 मिली थी, 296 सीट थी, ठीक है, ठीक है। और जो उसमें से भी 292 जो थे, 292 वो प्रोविंसेस से आने थे, प्रोविंसेस से, ठीक है, प्रोविंस थे। और जो बाकी थे चार जो थे वो चार जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, वहां से आने थे एक के। अब इसमें जो कमिश्नर है वो देखना पड़ेगा कौन कौन से थे, ठीक है, कंपोजिशन यही था इसका। और जो प्रोविंसेस थी वो प्रिंस मतलब प्रिंसली स्टेट थे, ये जो उनका ग्रुप था, उनको सीट अलॉट हुई थी उनके पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, कितनी होगी, मतलब अब इनका शायद 10 लाख पे ऐसा था शायद, ठीक है, लाख पे ऐसा कुछ होगा, याद नहीं मुझे। तो उस हिसाब से सीट एलोकेट थी, ठीक है, हाँ, एवरी मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन पे एक सीट, एक मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, 10 लाख लोगों पर एक सीट थी, उस हिसाब से सीटें एलोकेट थी, ठीक है। और जो जो ब्रिटिश प्रोविंस था, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रोविंस था, हाँ, ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट डिवाइड था वो कम्युनिटी के बेस पे था, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख और जनरल, मतलब जनरल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख, ठीक है, जो भी बाकी लोग थे उनके लिए था। तो उसमें सब बाकी सब मतलब हिंदू, जैन, जो एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, क्रिश्चियन, वो सब इसमें आएंगे जनरल में, ये मुस्लिम और उसको स्पेशल था, ठीक है, ठीक है। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव थे कम्युनिटी के, वो उनके द्वारा ही मतलब इलेक्ट किए गए थे, उस कम्युनिटी के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। और जो मतलब कहाँ से, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बताया था ना कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली लोगों ने नहीं इलेक्ट किया था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लेवल्स थे उन्होंने ही इनको रिप्रेजेंट, उन्होंने इनको इलेक्ट किया था, ठीक है, लोगों ने नहीं किया था, लोगों ने नहीं किया था, लोग तो असली इलेक्ट करते थे ना, लोग इलेक्ट करते थे। और इन असेंबली ने मिलके उन लोगों को रिप्रेजेंट किया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है। फिर क्या है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड द फ्री स्टेट, मतलब जो फ्री स्टेट में जो जैसे सीट मिला, मान लो कि 3 सीट फिक्स की गई फ्री स्टेट्स के लिए। अब उसमें क्या था कि अब मान लो कि कोई एक प्रिंसली स्टेट है, इसमें इसको 10 सीट मिली है, इसको 10 मिली है, तो इस स्टेट का जो हेड होगा, ठीक, हेड होगा, वो नॉमिनेट करेगा इन 10 को, ठीक है, ऐसा था, वहाँ कोई इलेक्शन का चक्कर नहीं था। इलेक्शन सिर्फ अपने यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, लेजिस्लेटिव असेंबली में हुई थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, देखो 296 सीट पर जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को हुआ था उस पर जुलाई अगस्त में
1946 में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुआ था। और वो नवंबर में पहली बार बैठी थी। ठीक है, नवंबर में पहली बार बैठी थी, हमने देखा था ऊपर। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें 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 जो है 200 सीट कांग्रेस ने जीता था, मुस्लिम लीग कितना 73 जीती थी, और जो इंडिपेंडेंट थे वो 15 सीट जीते थे। ठीक है, बहुत कम। और इसमें से जो 93 सीट थी वो खाली रह गई। क्यों? क्योंकि वो कभी आए नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जो प्रिंसली स्टेट थे, उनका कहना था कि हम इसमें शामिल नहीं है, तो वो आए ही नहीं कभी ज्वाइन करने। हाँ, तो वो तो रह गई। तो यही लोग ही जो थे 296 वाले, यही लोग अपना कानून बनाए सारा। इसमें भी मुस्लिम लीग थी, जब पार्टीशन हुआ तो चली गई, तो फिर से और कम हो जाती हैं सीटें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली नहीं इलेक्टेड थी, और इसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी भी नहीं था। ठीक है, और असेंबली जो है इसमें, लेकिन सारे लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन, सारे थे, और वुमेन भी थी। ठीक है, इस वुमेन का पार्टिसिपेशन था, और उनकी कंट्रीब्यूशन कई बार पूछा गया है मेंस के क्वेश्चन में। इसमें महात्मा गांधी भी नहीं थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कोई बात नहीं। ठीक है, अब वर्किंग बोला है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे वर्क हुआ। मुस्लिम लीग रिकॉर्ड करी जब पाकिस्तान बन गया। ठीक है, उसके बाद वो चले गए, तो केवल 211 मेंबर रहे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, और इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसको हेड बना देते हैं, या प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है वो बना देते हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको बनाया गया था क्या कहते हैं वो, प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, और एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। मतलब इलेक्शन से ही, असेंबली का इलेक्शन जो हुआ था उसी असेंबली में। तो दो वाइस प्रेसिडेंट थे और एक प्रेसिडेंट थे। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मतलब किया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था नेहरू जी के द्वारा। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ये बाद में यही जो हमारा वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है ना, प्रेम्बल। ठीक है, तो ये उसका फिलोसफी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बना, उस पूरे बना। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या बताया गया कि वही कि मतलब ये तो स्टेटमेंट है ना, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ये सब जो प्रियम्बल में लिखा है सारी फिलोसफी वही है। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसने उसने उसको रिप्रेजेंट किया था, प्रियम्बल को। ठीक है, फिर जो मतलब ब्रिटिश की जो टेरिटरीज थी वो अब इंडिया की हो गई, मतलब इंडियन स्टेट की हो गई। एक क्वेश्चन आता ना कि यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, हाँ, और टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी इन दोनों में से कौन बड़ा है? ठीक है, टेरिटरी इन दोनों में कौन बड़ा है, बताओ। ठीक है, कल यूनियन ऑफ इंडिया की इसमें स्टेट्स का यूनियन होता है। ठीक है, सारे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सारे स्टेट यूनियन होता है, यूनियन टेरिटरी छूट जाती है ना। ठीक है, इंडिया इज अ स्टेट ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, इंडिया मतलब यूनियन ऑफ स्टेट है ना, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसमें स्टेट्स तो आएंगे ही, ठीक है, पर यूनियन टेरिटरीज छूट जा रही है। तो यूनियन टेरिटरीज इंडिया की अपनी प्रॉपर्टी है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी। ठीक है, एक संवाद समझो कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म नहीं, इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग प्रॉपर्टी, उसका स्टेट का अधिकार जो क्या कहते हैं टेरिटरीज है उस पर है। ठीक है, तो जब तक टेरिटरी होगी तब तक कंप्लीट नहीं है, ऐसा समझो। जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा है, समझे? होंगे अब तो। तो इसमें बताया कि इंडिया की जो भी मतलब उस समय जो भी बाहर टेरिटरीज होंगी वो भी सब इंडिया की ही प्रॉपर्टी उस समय मान ली गई थी उस समय तक। ठीक है, यूनियन में सब, यूनियन में सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, फिर बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी डिसाइड बाउंड्री को लेके वो भी माना जाएगा, सभी सब माना जाएगा उस समय जो भी लॉ होगा, जो भी लॉ बनाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को थी कोई भी लॉ बनाने की। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही रही थी, प्रेजेंट में अगर उसको कोई लॉ बनाना पड़ेगा तो भी वही बनाएगी और उसी को माना जाएगा। ठीक है, ठीक है।
अब ये सब उसी से रिलेटेड सारी चीजें थी, अब इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। राइट वाइट जो भी है। फिर चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें क्या क्या चेंज आया था? अप्रैल 28 47, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट पार्ट ऑफ असेंबली, ठीक है। स्टेट जो थे वो बाहर थे और बाद में ज्वाइन किए थे इस बता रहा, ठीक है। माउंटबेटन प्लान, जून 1947 पार्टीशन के लिए, ठीक है। और जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब जिनको शुरू में कुछ, पहले वो अनविलिंग थे कि नहीं ज्वाइन करेंगे, बाद में कुछ ने ज्वाइन किया। और मुस्लिम लीग थी, वो लोग चले गए भाई, मुस्लिम लीग वाले वो इंडियन डोमिनियन से चले गए। शुरू में आए थे, उसके बाद वो भी चले गए थे जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, ठीक है। फाइनली कितने मेंबर थे इसमें बताया अभी आगे। अ, देखो ये बताते ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो गई। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कानून भी बना सकती है, तो दो सेपरेट फंक्शन हो गए, ठीक है। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है एक तरफ, ठीक है, जो हमारा भारत बनेगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, और दूसरी तरफ वो लॉज थी उनको भी बना रहा था, उनको भी एनेक्ट कर रहा था अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। और अलग अलग दिन पर ही ऐसा काम हो, ऐसा नहीं कि आज मतलब क्या कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और तो बीच में उठ के खड़े हो गए नहीं नहीं लॉ बनाना है, नहीं। अलग अलग दिन स्पेसिफाई था कि भाई इस दिन, मतलब इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इस दिन लॉ बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यही था, जो असेंबली थी वही पहली पार्लियामेंट बनी इंडिया की, ठीक है, जिसको डोमिनियन लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। इंडिया की जो पहली फ्री पार्लियामेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी, जिसको डोमिनियन लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। और जब ये असेंबली मतलब एज ए असेंबली मीट करती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसको चेयर कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में मिलती थी तो इसको चेयर कौन करते थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले स्पीकर रहे हैं इंडिया, ठीक है। जी मावलकर पहले स्पीकर रहे इंडिया के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लेजिस्लेटिव बॉडी लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जीवी मावलकर, ठीक है, जीवी मावलकर, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग फंक्शन है, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, ठीक है। और बॉडी एक ही थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बॉडी थी, ठीक है। और ये ऐसा कब तक चला? जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया, कब? 26 नवंबर 49 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तब तक ये चला, उसके बाद बन ही गया तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। फिर मुस्लिम, इसमें बताया मुस्लिम मेंबर, मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हट गए जब वही पार्टीशन हुआ। तो जो टोटल स्ट्रेंथ हो गई इंडिया इंडिया की या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 299 आ गई। पहले 389 थी ना ओरिजिनली, तो फिक्स थी। बाद में वो 299 तक आ गई, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो चले गए, ठीक है। और जो ब्रिटिश जब जो प्रोविंसेस इंडिया इंडिया प्रोविंस की, वो कितनी हो गई? पहले 296, अब 229 हो गई थी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट जो कि 93 थी, वो 70 पे आ गए, ठीक है। स्टेट मेंबरशिप परसेंट में दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि कौन कौन से फंक्शन कब कब हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कौन कौन से फंक्शन कब कब हुए थे। तो इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में कब रेटिफाइड हुई? मई 1949, ठीक है, काफी लेट हुआ। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ? 22 जुलाई 1947। ये सब क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं, सीधे इसी से आएंगे, सीधे यही पूछ किस तारीख को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, ठीक है, 22 जुलाई 1947, ठीक है। हम याद है 18 जुलाई, 18 जुलाई, 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई को क्या हुआ था भाई? 18 जुलाई 1947, ठीक है, क्या हुआ था? जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसको साइन किया था ना ब्रिटिश क्राउन ने साइन किया था, ठीक है। हम्म ये क्वेश्चन बड़ा पेट है भाई उनका, पीछे सालों का, ठीक है। 18 जुलाई, और 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। और नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है भाई? 24 जनवरी, 24 जनवरी, हम्म उत्तर प्रदेश दिवस माना जाता है, यूपी डे, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है, 24 जनवरी को। और एक चीज़ और होता है, गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है।
ये दो चीज़ें और होती हैं, इसकी ही इसी के रिस्पेक्ट में याद रख लेना कि नेशनल एंथम नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, फिर नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था? ये भी 24 जनवरी 1950, मतलब एंथम और सॉन्ग दोनों एक ही दिन अडॉप्ट किए गए थे। और ये किससे रिलेटेड है? यूपी डे, उत्तर प्रदेश दिवस और गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, 24 जनवरी याद रखना, याद रहेगा। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, कब? जनवरी 1950। ठीक है, जनवरी 1950 इलेक्टेड। अच्छा, वो इलेक्शन, जबकि इलेक्शन अपना कब हुआ था? 52 में हुआ था शायद। ठीक है, नहीं 1950 में हुआ था क्या? 24 जनवरी 1950, लेकिन 26 जनवरी, ठीक है देखते हैं। तो जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका इलेक्शन यही 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशन। ठीक है, 11 सेशन थे। कितने दिन में पूरा हुआ? 11 मंथ 18 दिन। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज, मतलब 16 कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको पढ़े थे, उस बेसिस पर अपने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, ठीक है। पूरा एक्सपेंडिचर कितना है भाई? 64 लाख। ठीक है, तब तो सोचो उस समय 64 लाख आया, अब तो कितने ही होगा, उसमें 4 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक, फिर जनवरी 24 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 क्या कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इट्स फाइनल सेशन, आखिरी सेशन जो इनका हुआ था 24 1950। ठीक है, और लेकिन इस समय इन लोगों ने नहीं रखा, इन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी 1950 में होंगे। ठीक है, और उसके बाद पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1951 52। ठीक है, नया पार्लियामेंट बना था उसके बाद। ठीक है, तो यही था इसमें इसमें यही कहानी थी अभी तक की। ठीक है, इसके बाद कमिटीज हैं, अलग अलग कमिटीज, कौन कौन किसका हेड था, तो देख लेते हैं मेजर कमिटीज में कौन कौन है भाई। मेजर कमिटीज में अक्सर पूछ लेता है मेजर कॉलम में कि कौन किसका था। यूनियन पावर्स कमेटी, नेहरू जी। कौन? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, नेहरू जी। प्रो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इसी बेसिस पे, ड्राफ्टिंग कमेटी के बेसिस पे कहते हैं कि अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर थे। ठीक है भाई, कमिटीज तो बहुत सारी थी। ठीक है, ये भी कमेटी है, ये भी कमेटी, अब इतनी सारी माइनर कमेटी मेजर कमेटी हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और ये सारी कमेटी ने मिलकर जो भी रिकमेंडेशन फाइनली वो अडॉप्ट किया गया। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये पटेल थे। ठीक है, ये याद, ट्राइबल एरियाज के लिए और माइनॉरिटीज के फंडामेंटल राइट्स के लिए, एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, और इसमें कई सारी सब कमिटीज भी थी, सब कमिटीज याद रखने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स पे थी, माइनॉरिटीज की थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की थी, नॉर्थ ईस्ट असम एक्सक्लूड था इसमें। ठीक है, और पार्शली एक्सक्लूडेड, फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन असम, इसके ए बी ठक्कर। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल कमेटी। उसके अलावा कौन सी मेजर कमेटी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कई बार आपने सुना होगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके राजेंद्र प्रसाद थे हेड। स्टेट्स कमेटी के कौन थे भाई? नेहरू जी। स्टीयरिंग कमेटी के ये भी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, माइनर कमेटीज कौन कौन सी थी? फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। क्रेडिट कमेटी, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी, बी पट्टा सिवर, पट्टाभी सीतारमैया अभी तक थे तो, आज़ादी के बाद भी कमिटीज में थे, मतलब बनाने में भी थे। और बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, एडहॉक कमेटी, नेशनल एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत कमेटियां हैं यार। अब ये सब सब कमेटी है, कोई मतलब नहीं है इनका, चाहो तो देख लो, चाहो तो छोड़ दो, कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। में था वो मेजर कमेटी, कम्युनिटीज थी, वो मेजर कमेटीज थी। ठीक है, माइनर में बहुत सारी हैं, और माइनर में पूछेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि सारी ही ये माइनर कमेटीज थी, कोई मतलब नहीं था इसका। कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर और एक्सपर्ट एक्सपर्ट कमेटी और फाइनेंस प्रोविजन। नलिनी रंजन। लिंग्विस्टिक प्रोविंस पर किसने बनाया? एस के दार। ठीक है, नॉट असेंबली मेंबर। अच्छा, ये असेंबली मेंबर नहीं थे, ये भी असेंबली मेंबर नहीं थे।
ठीक है। ठीक है। गैलरी कमेटी, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये तो उसी के अंडर में था। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी में जैसे चेयरमैन तो भाई अम्बेडकर जी थे, उसके अलावा कौन कौन थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अम्बेडकर जी, उसमें और बाकी लोग कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, किया मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और एन माधव राव। अच्छा, एन माधवा राव, इनकी डेथ हो गई थी शायद, अच्छा रिजाइन कर दिए थे। तो इनको रिप्लेस किसने किया था, बी एल मित्तर ने। ठीक है। फिर टी टी कृष्णमाचारी, अच्छा इन्होंने रिप्लेस किया था। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर को। ठीक है। फिर टी टी कृष्णमाचारी, इन्होंने किया था डीपी खैतान को। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी डीपी खैतान की, तो उनको इस रिप्लेस किया था टी टी कृष्णमाचारी। मतलब 7 लोगों की कमेटी थी, अम्बेडकर जी के अलावा इसमें और भी 6 लोग थे। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमिटी took less than 6 months to prepare its draft. It sat only 141 days. ठीक है, अब ये बहुत डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन हो जाती हैं। अब इसे जैसे चीज़ों में पूछ लेता है, वैसे तो यूपीएससी में नहीं पूछेगा ड्राफ्टिंग कमेटी कितने दिन बैठी है और कितना घंटे काम की, कितना दिन बनाई है, वो सब तो नहीं पूछेगा। इनएक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था भाई। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका जब भी शुरू हुआ था November 4, 1948 में पहली रीडिंग। ठीक है। उसके बाद जनरल डिस्कशन हुआ था 5 दिन कब तक हुआ था, 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है। सेकेंड रीडिंग अब ऐसे करके है। फिर November 14, 1947 अम्बेडकर मूव अ मोशन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। ठीक है, मतलब ये फाइनली जो भी ड्राफ्ट बना उसको पास करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है। और ये कब पास हुआ भाई, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास ऑन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो पास हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, पर इसको इनैक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, इसको इनैक्ट नहीं किया गया था। और उस समय मतलब 299 मेंबर में से कितने थे उस समय प्रेजेंट, 284। ठीक है, काफी लोग अब्सेंट थे। ठीक है, तो लेकिन वो पास हो गया। और उसके बाद उसमें ही अडॉप्ट किया गया। उस समय कितना अडॉप्ट किया गया था, मतलब क्या क्या चीज़, कितना आर्टिकल, एक तो प्रियम्बल था, उसके बाद 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल था शुरू में। ठीक है, बाकी सारे बाद में ऐड हुए, अब तो शायद 400 के ऊपर होगा आर्टिकल का। नहीं है। ठीक है, शेड्यूल हमने देखा 12 के ऊपर 12 ही है, प्रियम्बल तो है ही है। हम्म। मॉडर्न मनु और चीफ आर्किटेक्ट, यही सब उनको टाइटल दिया जाता है। ठीक है। फिर इन्फोर्समेंट इसका कब था। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजर पार्ट कब फोर्स में आएगा, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, पास कब हुआ था, ये देखा, नवंबर 26 नवंबर 1949 में पास हो गया था। इसको रोका गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। ठीक है, मतलब अगले साल के 26 जनवरी को। तब तक इसको, मतलब इसी को डेट ऑफ कमेंसमेंट माना जाता है। और इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसका क्यों भाई सिग्निफिकेंस है, वही है, हमने जो देखा था पूर्ण स्वराज 1930 वाला, 1930 में पूर्ण स्वराज का वो था ना, आईएनसी का रेजोल्यूशन था जो दिसंबर 1929 में, कि हम 26 जनवरी 1930 से अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेके आए थे। फिर इसमें और भी चीज़ था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये सब भी था। उन सबको रिपील किया गया जो पुराने एक्ट थे। और जो प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन था इसको रखा गया था, ऑल्दो इसको बाद में हटा दिया था ना, प्रिवी काउंसिल हटा दी गई थी बाद में। ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस, अब ये किस चीज़ की एक्सपर्ट कमेटी भाई, कांग्रेस की अपनी कमेटी थी, इससे कोई खास मतलब नहीं है अपने को। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी का, अच्छा, एक्सपर्ट कमेटी थी उनकी कांग्रेस की, इसमें कौन कौन मेंबर थे, नेहरू, असफ अली, के मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, किट्टी शाह, डॉक्टर गाडगिल, हुमायूं कबीर, संतनाम, के संतनाम, ये इंपॉर्टेंट नाम है, के संतनाम शायद यही थे ना बाद में। हम्म। ठीक है, तो बस ये मतलब सिर्फ वही उनका बात का पार्ट है, तो इसका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है। इसके बाद कौन सा भाई, क्रिटिसिज्म इनकी, हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी क्रिटिसिज्म चाहो तो हम देख लेते हैं। इसमें क्या था, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, इसको लोगों ने नहीं इलेक्ट किया था, ना ही, मतलब लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया था, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है।
नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। हाँ, और ना ही ये एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड थी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं था, और ये दोनों चीज़ें नहीं थी इसमें। ठीक है, मतलब डायरेक्टली भी इलेक्ट नहीं था, और एडल्ट फ्रेंचाइजी पे भी नहीं था, और नॉट अ सॉवरेन बॉडी। ठीक है, कह रहे हैं कि सॉवरेन बॉडी भी नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के उसके प्रपोजल पे बनाया गया था ना। ठीक है, और अपने आप से तो बनाई नहीं गई, ना यहाँ के लोगों ने बनाई थी, ना यहाँ की जो कोई समय पार्लियामेंट ऐसी कुछ रही है उसने तो नहीं बनाया था, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। और उनके हिसाब से ये फंक्शन कर रही थी। ठीक है, उनकी परमिशन से। हाँ, उनकी देखो, उनकी परमिशन से ये फंक्शन कर रही थी। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग क्या है कि बहुत टाइम ले लिया इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने देखा था, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तब जाके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, इसमें बोल रहे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बन गया था, हमारा यहाँ 2.5 साल लग गया। ठीक है, क्यों लग गया, जो भी लग गया। फिर इन दिस कॉन्टेक्स्ट नजीर अहमद, अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पॉइंट नेम ड्राफ्टिंग कमिटी ही कॉल्ड ड्रिफ्टिंग कमिटी। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमिटी को कहा कि ये ड्रिफ्टिंग कमिटी है, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, फिर इसमें बताया डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, हमने देखा कि ज़्यादातर मेंबर थे वो कांग्रेस से आए थे। ठीक है, बहुत कम इंडिपेंडेंट तो 15 ही थे, और उससे कम, कांग्रेस से कम थोड़े मुस्लिम लीग वाले थे। फिर इंडिपेंडेंट 15-20 ही थे। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हो कि कांग्रेस ने ही बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, कि सारे मेंबर कांग्रेस ही थे। ठीक है, ग्रैनविल एस्टी ने क्या कहा भाई, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो वन पार्टी बॉडी थी। ठीक है, एसेंशली वन पार्टी कंट्री, एक एक पार्टी कंट्री के लिए एक पार्टी बॉडी थी जिसने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और ये असेंबली जो थी कांग्रेस की थी, और मतलब इंडिया वाज कांग्रेस और कांग्रेस इज इंडिया, वैसे करके। ठीक है। ठीक है, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ये भी हमने देखा कई बार कि इसमें कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे, वो ज्यादातर या तो लॉयर थे या पॉलिटिशियन थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं थे वो। ठीक है, अम्बेडकर अम्बेडकर को छोड़ दो तो ज्यादातर जो थे वो लॉयर या पॉलिटिशियन वही थे। नेहरू को देख लो, गांधी गांधी जी तो थे नहीं, या बाकी लोग जो थे वो सब लॉयर वगैरह थे। ठीक है, तो उनके लिए बहुत सुटेबल हो जाता है कि चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करना, या अपने हिसाब से बताना। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पॉलिटिशियन या लॉयर्स हैं ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, क्यों, उनको वोकेबलरी वाली आती है, आपने जो नॉर्मल पर्सन होगा उसको नहीं आती वो वोकेबलरी। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ी सी बल्कि भी है। फिर डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि भाई जो बना रहे हो इसको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, एक सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो सारे लोगों के लिए। ठीक है, सारे धर्मों के लिए, तो बाकी धर्म के लोग इसमें एबसेंट क्यों हैं? ज़्यादातर लोग की उसमें रेशियो बहुत कम था। ठीक है, इवन मुस्लिम का रेशियो बहुत कम था, सिख ईसाई पारसी जो थे उनका भी रेशियो कम था। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो थे हिंदू थे। ठीक है, तो इसमें लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने क्या कहा था कि अ बॉडी ऑफ हिंदूज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा था। ठीक है, अ बॉडी ऑफ हिंदूज। फिर मिस्टर चर्चिल ने कहा था क्या, ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो केवल एक मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। भाई इनके यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इनके यहाँ तो क्या ही बताओ, मेजर कम्युनिटी का छोड़ो, इनके यहाँ तो सभी एक ही कम्युनिटी का है, मेजर छोड़ी दो। खैर चलो, कोई बात नहीं। बाकी फैक्ट है, एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज सिंबल या सील, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सील था या सिंबल था वो एलिफेंट था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना, अलग है। बी एन राव, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, फिर एच वी आर एंगर, ये सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एस एन मुखर्जी, ये चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये कैलीग्राफर थे, जो आप पहला कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो हैंड रिटन कहते हैं ना, वो बड़े अच्छे राइटिंग में लिखा गया है, तो यही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, फिर जो ओरिजिनल वर्जन था उसका जो ब्यूटिफिकेशन होता है, उस पे जो कलमकारी वगैरह हुई है, कलमकारी मतलब वो पेंटिंग वेंटिंग छोटी छोटी जो ड्राइंग बनाई गई है, वो शांति निकेतन से की गई थी। और उसको किया किसने था? नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, बी आर सिन्हा और नंदलाल बोस, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा उसको मतलब कलरफुल किए और ब्यूटीफाई किए। ठीक है, प्रियम्बल को भी, ओरिजिनल प्रियम्बल को भी। ठीक है, जिसको बनाया किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बनाया इन्होंने था, कलरिंग इन्होंने की, व्यवहार मनोहर सिन्हा ने। ठीक है, कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य, और उसको जो डेकोरेट किया था किसने? नंदलाल बोस। ठीक है, मतलब
पेंटिंग करने वाला काम नंदलाल बोस जी ने किया है, और बनाने वाला काम यहाँ पर वसंत कृष्ण वैद्य ने किया, ठीक है। और यहाँ उल्टा था, कैलीग्राफी प्रेम बिहारी रायदादा ने किया था, और उसको ब्यूटीफाई किसने किया था, व्यवहार राम मनोहर, ठीक है। हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन रिस्पेक्ट अथॉरिटेटिव हिंदी, अच्छा ठीक है। इसमें बता रहा है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हिंदी के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया था, ठीक है। लेकिन जो 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1887 में, ठीक है, उसमें उसी में ही ये प्रोविजन लाया गया, और उसमें क्या, आर्टिकल 394A, ठीक है, ये इंक्लूड किया गया। 394A किसमें, पार्ट 12, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोविजन था, Student shall cause to be published under this authority translation of constitution in Hindi language। पहले पहले तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हिंदी इंग्लिश दोनों बनाया गया था, लेकिन कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है या इंग्लिश वाला उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन वाला पार्ट बाद में इंक्लूड किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट आया था 58 वाला, ठीक है। उसमें बताया गया कि जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, इंग्लिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन है उसको हिंदी में करना है, ये प्रेसिडेंट का काम होगा, प्रेसिडेंट उसको करवाएंगे, करेंगे, जैसे भी खुद तो करेंगे नहीं, वो भी ठीक है। और जो भी सेंट्रल एक्ट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, सबका 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 सब हिंदी में बनेगा, ठीक है, सब हिंदी में लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पहले बनाए गए हैं चीज़ें अमेंड की गई हैं उसको भी हिंदी में ही करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश, ठीक है, जो भी इंग्लिश में बनाया गया है उसका हिंदी में करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज ओरिजिनल टेक्स्ट। अब ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कह रहा है कि जैसे इंग्लिश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका पूरा का पूरा वही अनुवाद, वही निकल के आना चाहिए हिंदी में भी, जो भी ट्रांसलेट करोगे, ऐसा नहीं कि हिंदी में कुछ और निकल के आ रहा है इंग्लिश में कुछ और लिखा है, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट एंड एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी डीम टू बी और फॉर ऑल पर्पस इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। हिंदी में भी जो लिखा गया है वो भी उतना ही अथॉरिटेटिव है जितना कि इंग्लिश में। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख गया तो वही अथॉरिटेटिव है, हिंदी वाला माना नहीं जाएगा कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन है, नहीं भाई, ट्रांसलेशन वाला भी माना जाएगा, ठीक है। फिर एलोकेशन ऑफ सीट्स, अब ये तो उस समय का था, कोई मतलब नहीं है, अब तो चेंज हो गया ये सारा, ठीक है। ये भी पुराना ही है, कोई मतलब नहीं। तो इसमें और तो कुछ नहीं। अच्छा, बता रहे प्रोविंसेस में कितनी सीट थी, ये उस समय की प्रोविंसेस हैं, तब भी बताओ, यूनाइटेड प्रोविंस में 55 थी, सब तब भी ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा है, ज़्यादा थी। कहाँ कहाँ से कितनी सीट आई थी वो बता रहा है, 299 सीट्स थी, वो कहाँ कहाँ से आई थी, किस स्टेट से, ठीक है। तो जो जिस स्टेट का भाई अपने अपने का देख लो, यूपी स्टेट पता नहीं कौन सा है, वहाँ एक सीट थी, लेकिन वो यूनाइटेड प्रोविंस का हमने देखा 55 है, ठीक है, तो हम ज़्यादा हैं। ऐसे ये प्रिंसली स्टेट्स वाले हैं क्या। फिर सेशन इसका बताया कि कौन कौन सा, पहला सेशन, दूसरा सेशन, चौथा, 6 सेशन कितने हुए थे, नहीं 11, 11 सेशन हुए थे टोटल, ठीक है। तो पहला कब हुआ था, दिसंबर 9 से 1946, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी कब हुआ था भाई, नवंबर 14 से 26 तक, 1949, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उसके बाद कब मिले थे, 24 जनवरी 1950, ठीक है, जब उनको सिग्नेचर करना था, फाइनली सिग्नेचर हुआ, और 26 से इनएक्ट हुआ था, ठीक है। टाइम टेकन, अच्छा, बाकी जो दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कितना टाइम टाइम लगा था, ठीक है। तो जो यूएस थी उनको 4 महीने लगे बनाने में, उनके में 7 आर्टिकल थे, ठीक है। कनाडा को कितना लगा, लगभग 2 साल, इन्हीं को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, ठीक है, 2 साल 6 महीने लगा, इनमें 147 आर्टिकल थे। ऑस्ट्रेलिया को कितना लगा भाई, 9 साल, इनमें 128 आर्टिकल थे। साउथ अफ्रीका को कितना लगा था, 1 साल, इसमें 153 आर्टिकल थे। तो कब कब इनका बना भाई, 1787 में बना था, ठीक है, इनका बना 1864 से 1867 तक। ऑस्ट्रेलिया का 1891 में, 1891 से 1900 तक। साउथ अफ्रीका का कब बना, 1908 से 1909, ठीक है, इस समय तो अफ्रीका आज़ाद नहीं रहा होगा, जो भी उस समय अंग्रेज अंग्रेज सभी लोग बनाए होंगे 1908 आठ में, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत बाद में आज़ाद हुआ है ना। ठीक है, ये सब तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहीं पे रुकते हैं,
और बाकी का हम बाद में देख लेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बाद में करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।